ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को जब ऐसा लगा कि उस रिकॉर्डिंग में उसने कोई खास बात नोटिस की थी, तब वह ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को वापस सुनना चाहती थी। मगर तभी अनिका के फोन की रिंग बजने लगी। अनिका ने इरिटेट होकर अपने फोन स्क्रीन की ओर देखा। अनिका यह देखकर चौंक गई कि रोहित की मां आयशा मारवा उसे कॉल कर रही थी। आयशा का स्वभाव काफी सॉफ्ट रहा था और अनिका के साथ आयशा के संबंध भी काफी अच्छे रहे थे, इसलिए अनिका उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहती थी। अनिका ने जब कॉल रिसीव किया तब आयशा की बड़ी ही सॉफ्ट और जेंटल आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आयशा ने अनिका से कहा, मैं अभी रोहित के घर जा रही हूँ, क्या तुम भी मुझे वहाँ मिलोगी? अनिका वैसे भी कुछ देर के लिए घर जाने ही वाली थी, इसलिए अनिका ने आयशा से कहा, हाँ मैं भी अभी कुछ देर में वहीं पहुँचूंगी। ये कहने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना मोबाइल पैसेंजर सीट पर रख दिया। जब अनिका की कार रोहित के विला के अंदर दाखिल हुई तब वहां पहले से आयशा मारवा की गाड़ी पहुंच चुकी थी। आयशा अपनी कार से धीरे से उतरकर विला की ओर जा रही थी। अनिका ने अपनी कार ठीक उनकी गाड़ी के पीछे पार्क की और अपनी कार से उतरकर आयशा की ओर चलकर जाने लगी। आयशा ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और गले में सफेद रंग की माला। इतने सादे पोशाक में भी कोई इतना खूबसूरत लगता था, यह बात तो कभी अनिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। आयशा उम्र में लगभग 50 साल की थी, मगर उनका रूप रंग देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 35 साल से कम थी। अनिका पिछले कई घंटों से काफी टेंशन में थी, मगर आयशा का शांत और खूबसूरत चेहरा देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनिका ने आयशा के बिल्कुल पास जाकर उनके सामने बड़े ही रिस्पेक्ट से खड़े होते हुए पूछा, आप यहाँ? वैसे मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आने का फैसला किया। आयशा ने भी अनिका की इस बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे ना आती, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। बेशक कल बर्थडे के सेलिब्रेशन में मैं शामिल नहीं हो सकी, मगर बच्चों को आशीर्वाद देने का मौका मैं कैसे खो सकती थी। आज मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। अनिका ने इस बात का स्वागत करते हुए आयशा को अंदर आने का इशारा किया। आयशा की चाल ढाल, उनके बात करने का तरीका देखकर यही कहा जा सकता था कि वह किसी रियासत की रानी थी। जैसे ही आयशा रोहित के विला के लिविंग रूम में दाखिल हुई, आयशा की नज़र नन्हे से आर्यन और रिया पर पड़ी। दोनों ने जब अपनी दादी माँ को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन और रिया दोनों ही अपने हाथ हवा में लहराते हुए आयशा मारवा की ओर दौड़कर चले आए। रिया ने आयशा मारवा की ओर देखकर आवाज लगाई, दादी माँ, आप कल हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई नहीं, क्यों ऐसा? क्या आप जानती हैं कि मुझे कितना बुरा लगा? अब तक आयशा रिया की सभी चालाकियों को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। आयशा मारवा ने अपने साथ आए नौकर के हाथ से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर रिया के हाथ में थमा दिया और उसके बाद दूसरा गिफ्ट बॉक्स आर्यन के हाथ में थमा दिया। गिफ्ट की ओर देखकर रिया के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई थी। रिया ने गिफ्ट बॉक्स अपने बगल में रखकर आयशा के सामने अपनी बाहें फैला दी। आयशा ने भी बड़े ही प्यार से रिया को अपनी बाहों में भर लिया था। रिया को अपनी गोद में उठाकर आयशा ने रिया को गालों पर चूम लिया। रिया ने भी बदले में आयशा को एक रिटर्न किस दे दी, जो देखकर अनिका और आयशा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने आयशा की ओर देखकर कहा, वाओ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं आज तक जितनी भी आंटी से मिली हूँ, आप उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। अब मैं समझी कि मैं खुद इतनी खूबसूरत क्यों हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ इतनी खूबसूरत हैं। आयशा अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी कि रिया को लोगों को रिझाना कितना पसंद था। रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए आयशा ने कहा, तुम्हारा रंग रोग तुम्हारी मम्मा की वजह से है। अगर वह इतनी खूबसूरत नहीं होती तो तुम इतनी प्यारी कैसे होती। रिया जानती थी कि अनिका भी ठीक आयशा के बगल में खड़ी थी और वह अपनी मम्मी को भी ऐसी बातों से रिझाना खूब जानती थी, इसलिए आयशा की बात में हामी भरती हुई रिया ने कहा, हाँ वह बात तो है दादी माँ, मेरी मम्मा है ही इतनी ब्यूटीफुल कि मम्मा के सारे बच्चे भी काफ़ी ब्यूटीफुल पैदा हुए हैं। रिया की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी देर बाद अनिका के चेहरे पे मुस्कान लौटी थी। दोनों बच्चों के साथ कुछ देर बात करने के बाद आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ?
अनिका समझ गई थी कि एक दादी माँ होने के नाते वह पहली बार अपने पोते एलेक्जेंडर का मुंह देखना चाहती थी। एलेक्जेंडर ऊपर के कमरे में आराम कर रहा था। वैसे तो उसका बुखार अब काफी कंट्रोल में आ गया था, मगर एलेक्जेंडर के लिए इस वक्त आराम करना बहुत जरूरी था। अनिका आयशा को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। अनिका ने बड़े ही ध्यान से एलेक्जेंडर के बेडरूम का दरवाजा खोला। आयशा ने बिस्तर पर लेटे एलेक्जेंडर को बड़े ही ध्यान से देखा। कमरे में लाइट्स कम थी ताकि एलेक्जेंडर को सोने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन कम रोशनी में भी आयशा को एलेक्जेंडर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। एलेक्जेंडर काफी हद तक रोहित जैसा लगता था। एलेक्जेंडर का चेहरा देखकर आयशा को नन्हे रोहित की याद आने लगी। कुछ देर तक एलेक्जेंडर को यूं ही दरवाजे के पास खड़े रहकर देखने के बाद आयशा ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुम्हारे बेटे को। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप जिसे नजर लगाना कहती हैं, मैं उसी आशीर्वाद समझती हूँ। अनिका की इस बात ने आयशा का दिल जीत लिया था, मगर अनिका यह भी जानती थी कि ज्यादा देर कमरे के बाहर खड़े रहने से एलेक्जेंडर की नींद में परेशानी हो सकती थी। इसलिए बड़े ही ध्यान से अनिका ने एलेक्जेंडर के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही नन्हे से एलेक्जेंडर का चेहरा आयशा की आंखों से दूर हुआ, आयशा ने अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई। आयशा यह देखकर चौंक गई कि रोहित ठीक उसके सामने खड़ा था। पल भर में ही रोहित के बचपन के चेहरे को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए आयशा ने देखा था। यह कुछ पल ठीक वैसे ही थे जैसे पिछले कुछ साल आयशा मारवा रोहित के बचपन और जवानी के बीच गुजारे थे। जब आयशा मारवा रोहित को छोड़कर गई थी तब रोहित लगभग एलेक्जेंडर की उम्र का था, और आज जो रोहित आयशा के सामने खड़ा था वह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड, द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। रोहित और आयशा के संबंध काफी खट्टे रहे थे। बचपन से लेकर आज तक रोहित अपनी माँ से ज्यादा मिला भी नहीं था, और जितनी बार मिला था आयशा ने हमेशा रोहित को अपने से दूर ही रखा था। आयशा के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा को मन ही मन रोहित से काफी नफरत थी। जो औरत अपने बेटे से इतनी नफरत करती थी, वह औरत उसके घर आकर उसके पोते पोतियों को इतना प्यार क्यों दे रही थी? यह बात तो रोहित की समझ से बाहर थी। दोनों माँ बेटे कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह बात क्या थी और आगे वह बात क्या करे। कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहने के बाद आयशा ने रोहित से कहा, चलती हूँ, मैं तो बच्चों की जन्मदिन की बधाई देने आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। रोहित भी जानता था कि माँ बेटे के बीच में बात करने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी माँ के साथ आगे क्या बात करता। जो बचपन बिना माँ के रोहित ने गुजारा था, उसका हिसाब आयशा चाह कर भी नहीं चुका पाती। रोहित ने अपने मन में दबी नफरत को कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था, मगर रोहित ने अपने बिन माँ की बिताए हुए बचपन का सारा दोष अपनी माँ पर डाल रखा था और मन ही मन अपनी माँ को मुजरिम भी करार दे दिया था। आयशा धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरकर रोहित के बिल्ला से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। नीचे खड़े रिया और आर्यन के सर पर हाथ फेरने के बाद आयशा मेन डोर की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित और अनिका भी उनके पीछे पीछे धीमे कदमों से नीचे हॉल में आए। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। आयशा को रोहित के आगे खड़ा हुआ देखकर वह नौकर एक पल के लिए घबरा गया था। वह नौकर रोहित से कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा था कि आयशा को देखकर और नौकर अपनी बात अपनी जबान पर दबाए बैठा था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस नौकर से पूछा, क्या हुआ, इस तरह अंदर क्यों चले आए? नौकर जानता था कि अब किसी भी हालत में उसे अपने मालिक को अंदर आने का कारण बताना होगा। नौकर ने रोहित की ओर देखकर कहा, वह बड़े साहब आए हैं, उनके साथ वो भी हैं। नौकर अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था और रोहित नौकर की बात समझ नहीं पा रहा था। रोहित ने नौकर के पास आकर फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन आया है? इससे पहले कि नौकर कोई जवाब दे पाता, बाहर से किसी के शोर मचाने की आवाज आने लगी। देखते ही देखते वह आवाज रोहित और अनिका के और करीब आने लगी। मेन गेट से अंदर आ रहे आदमी को देखकर रोहित चौंक गया। रोहित के सामने जो इंसान खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि रोहित के पापा हंसराज मारवा थे।
हंसराज मारवा की उम्र 50-55 साल की रही होगी, मगर उनके शरीर की फिटनेस और अपने आप को कैरी करने का तरीका काफ़ी एलिगेंट था। वह आज भी उतने ही स्मार्ट और हैंडसम लगते थे जितने कि आज से 30 साल पहले, मगर उनकी आंखों में आज भी वही जुनून नजर आ रहा था जो आज से 30 साल पहले नजर आता था। हंसराज मारवा ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं भी देखता हूँ कौन है वह जो मुझे इस घर में आने से रोकता है। रोहित के साथ बात करते हुए अचानक ही हंसराज की नज़र रोहित के सामने खड़ी आयशा पर पड़ी। आयशा को देखते ही हंसराज के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उनका गुस्सा शांत हो गया था और उनके गुस्से की जगह उनके चेहरे पर अब काफी एटीट्यूड नजर आने लगा था। अपने कोट के बटन सीधे करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर हंसराज ने आयशा की ओर देखकर कहा, अब मैं समझा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा था। लगता है मेरे खिलाफ माँ अपने बेटे को भड़का रही है। अरे सालों बीत गए माँ बेटे के बीच में कभी कुछ नहीं बोला, तो अब क्या बोलूँगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी मुबारक, मगर मेरी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो तुम मुझसे कभी छीन नहीं सकते। हंसराज को ऐसा लग रहा था जैसे आयशा और रोहित अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। रोहित भी किसी बात का खुलासा हंसराज के सामने नहीं करना चाहता था। रोहित ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ हंसराज से बड़ी ही धीमी आवाज में पूछा, बताइए डैडी, आप अचानक यहाँ कैसे। तभी अचानक हंसराज के पीछे एक 45-50 साल की औरत घर में दाखिल हुई। दिखने में वह भी काफ़ी एलिगेंट थी। यूँ कहा जा सकता था कि आयशा और उस औरत की हर बात काफ़ी सिमिलर थी। बस अगर दोनों के बीच में कोई फर्क था तो वह यह था कि बिना गहनों के भी आयशा किसी रियासत की महारानी से कम नहीं लगती थी और वह गहनों से लदी हुई औरत वह खूबसूरती में आयशा से कुछ नंबर कम ही थी। हंसराज और उस औरत जिसका नाम था देविका, उन दोनों को आयशा ने कम से कम 20 साल बाद फिर से देखा था, मगर एक औरत होने के नाते आयशा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो इमोशनली टूट जाए, आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो मैं चलती हूँ, तीनों बच्चों का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। यह कहने के बाद जैसे ही आयशा अपने कदम घर के बाहर की ओर बढ़ाने लगी, अचानक उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, रुक जाइए। जब हैरान आयशा मारवा ने पीछे मुड़कर देखा तो नन्ही सी रिया अपनी बाहें फैलाई अपनी दादी माँ की ओर आ रही थी। रिया ने आयशा की ओर देखकर कहा, रुक जाइए दादी माँ, आप कितने दिनों बाद हमसे मिली हैं। मैं आपको हमारा वह टेरेस गार्डन दिखाना चाहती हूँ। वहाँ पे आपके पसंद के बहुत सारे फूल लगाए हैं हमने। हंसराज मारवा वहीं पास खड़े हुए रिया और आयशा की बातें गौर से सुन रहे थे। आयशा ने अचानक ही अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए बड़े ही एटीट्यूड से रिया से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आयशा ने यह बात बड़ी ही सख्ती से कही थी। रिया समझ नहीं पा रही थी कि अभी कुछ देर पहले जो आयशा बड़े ही प्यार से रिया और आर्यन के साथ बात कर रही थी, उन्हें अचानक क्या हो गया था। रिया रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए आयशा की नाराजगी का कारण सोचने लगी। रिया को लगा कि शायद आयशा उस बात को लेकर नाराज थे कि कई दिन हो गए थे मगर रिया और आर्यन उन्हें मिलने उनके बिल्ला पर नहीं गए थे। इसलिए माफ़ी मांगते हुए रिया ने आयशा से कहा, मैं जानती हूँ कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मगर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं और आर्यन हर हफ्ते में आपसे मिलने आया करेंगे। रिया की बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ मुझसे मिलने आओ। मेरे घर पर कई सारे छोटे बड़े पौधे हैं और तुम उन पौधों को बिना परमिशन के छूती हो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे छूने से कई फूल बर्बाद हो सकते हैं, यह बात तुम्हें अभी नहीं पता। आयशा ने एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से बात की थी, वह देखकर अब रोहित के सब्र का बांध भी टूट गया था। रोहित ने आगे आते हुए रिया को अपनी गोद में उठा लिया और रिया को प्यार से पीठ सहलाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी फूल पसंद है वह फूल मैं हमारे टेरेस गार्डन पर तुम्हारे लिए लगवा दूंगा। तुम जब चाहे उन्हें छू सकती हो।
रिया चुपचाप आयशा को फटी हुई आंखों से देखती रही। रोहित ने आयशा की ओर देखकर कहा, यह क्या तरीका है छोटी सी बच्ची से बात करने का? आयशा ने पलटकर रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि बच्चों से मुझे कितनी नफरत है। आयशा की यह बात रोहित के दिल में तीर की तरह चुभी थी। बचपन में जब भी रोहित ने अपनी माँ को मिस किया था और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की थी, तब आयशा ने किसी न किसी बहाने से रोहित को अपने आप से और अपनी जिंदगी से दूर रखा था। उस वक्त भी रोहित ने हमेशा यही सोचा था कि आयशा को बच्चे पसंद नहीं हैं, मगर आज सबके सामने जब उन्होंने रिया से इस तरह की बात की, तब रोहित को अपने बचपन की सारी धुंधली तस्वीरें साफ नजर आने लगी। पिछले कुछ दिनों में अपने माँ के लिए रोहित के दिल में जो नफरत हुई थी वह काफी हद तक कम हो गई थी, मगर आज जिस तरह से आयशा ने रिया के साथ बातें की थी, रोहित की वही पुरानी नफरत फिर से ताजा हो गई थी। रोहित आयशा की ऐसी हरकतें का पलटकर जवाब देने वाला था, तभी अचानक रोहित के कानों पर उसके अपने पापा हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित के पापा ने आयशा की ओर देखकर कहा, नफरत करने की सारी हदें तुम पार कर चुके हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना कड़वा हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से पेश आ सकता है। जरा देखो इस मासूम बच्ची की ओर। लोगों को जिन आंखों में भगवान नजर आता है, तुम उन्हीं मासूम आंखों को शक की नज़र से देखती हो। छोटे बच्चे अगर पेड़ पौधों को देखकर एक्साइटेड हो कर हाथ लगाते हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद उन्हें बर्बाद करना नहीं होता। ऐसे उम्र में बच्चे जानना चाहते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो उन्हें महसूस करना चाहते हैं। आयशा काफ़ी हैरानी से रोहित के पापा की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाहती थी कि उन्हें ताजुब है कि रोहित के पापा इतने समझदार हो गए हैं। रोहित के पापा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयशा से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बदल कैसे गई हो। रोहित के पापा की इस बात पर पलटकर जवाब देते हुए आयशा ने कहा, इस दुनिया में कम से कम तुम ये सवाल ना पूछो तो ही अच्छा होगा। आयशा ने अपने छोटे से जवाब में बहुत कुछ कह दिया था। आयशा की बदली हुई जिंदगी के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित के पापा हंसराज का हाथ था, और आज वही इंसान आयशा से अपने बदल जाने की वजह पूछ रहे थे। रोहित के पापा के पास आयशा की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर आयशा को पीठ दिखाकर खड़े हो गए। आयशा धीरे धीरे अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी उनके कानों पर हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित के पापा रिया और आर्यन से कह रहे थे, अरे बच्चों आ जाओ, दरअसल मैं तुम लोगों के बर्थडे पर शामिल नहीं हो पाया, मगर आज तुम लोगों को बर्थडे के विशेष और प्रेजेंट देने आया हूँ। दोनों बच्चों ने इससे पहले कभी हंसराज को कभी नहीं देखा था। रिया और आर्यन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपने पापा की परमिशन लेने के लिए रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने अपना सिर झुकाकर इशारे से दोनों बच्चों को हंसराज के पास जाने की परमिशन दे दी। दोनों बच्चे अपने हाथ कमर के पीछे बांधकर धीरे धीरे हंसराज के पास जाने लगे। तभी हंसराज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर रोहित से कहा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। जब मैंने सुना कि तुम्हारे तीनों बच्चों का जन्मदिन तुम मनाने जा रहे हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। कल तो मैं परिवार के सामने आकर माहौल खराब नहीं करना चाहता था, मगर मौका मिलते ही मैंने सोचा कि तीनों बच्चों का मुंह भी देख लूंगा और उन्हें गिफ्ट भी दे दूंगा। यह कहते हुए हंसराज ने आवाज लगाते हुए अपने पीछे खड़ी देविका से कहा, जरा आओ, बच्चों को आशीर्वाद देना, और वह जो तोहफे लाए हो वह भी बच्चों को दे देना। हंसराज की बात सुनते ही बड़ी ही पोलाइटली देविका ने दोनों बच्चों के पास आकर उन्हें तोहफे दिए और दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी दादी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। दादी माँ शब्द सुनकर दोनों बच्चे फिर से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद रिया की नज़र अपनी कार के पास खड़ी आयशा पर पड़ी। देविका ने जब बच्चों के सामने अपने आप को दादी माँ कहा, तो यह बात आयशा अपने दिल में जैसे जहर की तरह निगल चुकी थी। आयशा किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए
कुछ देर तक वहीं कार के पास खड़ी रही। उसके बाद जब आयशा को यह एहसास हुआ कि जब उसका यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रोहित, दोनों बच्चे हंसराज और देविका के साथ साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार आयशा को यह कह रहा था कि तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो और तुम्हें इस परिवार में होने का कोई अधिकार नहीं है। अपना सिर झुकाकर जैसे ही आयशा अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगी, अचानक ही पीछे से किसी ने उनका एक हाथ पकड़ लिया। आयशा ने जब हैरान होकर मुड़कर देखा, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ने उनका एक हाथ पकड़कर उन्हें कार में बैठने से रोक लिया था। अनिका की आंखों में आयशा के लिए कई सारे सवाल थे। अनिका अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अनिका ने आयशा की ओर देखकर पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका ऐसा क्यों पूछ रही थी। जो औरत अभी कुछ देर पहले बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ एक अलग ही अंदाज में बात कर रही थी, वह औरत इतनी जल्दी आखिर इतनी बदल कैसे गई थी? आखिर इस बदले हुए रूप के पीछे क्या राज छुपा था? मगर किसी तरह आयशा ने अपने चेहरे के हाव भाव बिना बदले अनिका से कहा, क्या पूछना चाहती हो तुम? आयशा ने यह बात तो अनिका को जरूर पूछी थी, मगर अनिका भी समझ चुकी थी कि आयशा उसके सवाल का मतलब अच्छी तरह समझती थी। अनिका ने उनसे कहा, जरा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यह कहते हुए अनिका आयशा के साथ विला के मेन गेट से बाहर निकल गई। आयशा का ड्राइवर भी उन दोनों के पीछे पीछे कार को मेन गेट से बाहर ले गया। वहां बंगले के बाहर रिया, जिसे रोहित ने अपने गोद में उठाकर रखा था, उसने अपने सामने खड़ी देविका की ओर देखकर पूछा, क्या आप भी मेरी दादी माँ हैं? रिया के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए देविका ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। यहाँ आने से पहले देविका ने रोहित के बारे में सारी पूछताछ कर ली थी। देविका को पता लग चुका था कि रिया रोहित की काफी लाडली बेटी थी और अगर रोहित के दिल के दरवाजे पर देविका को दस्तक देनी है तो उसका रास्ता रिया के दिल से होकर गुजरता था। देविका धीरे धीरे रोहित की जिंदगी में एक माँ की कमी पूरी करना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि रोहित का विश्वास हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए रिया की ओर देखकर देविका ने कहा, तुम मुझे दादी बुला सकती हो या फिर आजकल के बच्चों की तरह ग्रैंड माँ भी बुला सकती हो। यह कहकर देविका खुद ही अपनी बात पर जोर जोर से हंसने लगी, मगर रिया हैरान परेशान होकर देविका को देखती रही। कुछ देर हैरानी से देविका को देखने के बाद रिया ने रोहित की ओर देखकर पूछा, मगर डैड, मेरी दो दादी माँ कैसे हो सकती हैं? रोहित खुद इस सवाल का जवाब देने से कतरा रहा था। रोहित के ठीक बगल में खड़े हंसराज का सर भी इस सवाल को लेकर शर्म से झुक गया, मगर वह जानते थे कि किसी तरह उन्हें यह मामला सुलझाना होगा। इसलिए मुस्कुराते हुए रिया के इस सवाल का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, बेटा, यह जो दादी माँ तुम्हारे सामने इस वक्त खड़ी हैं, उनका नाम देविका है। मैं तुम्हारे पापा का पापा हूँ, इसलिए वह तुम्हारी दादी माँ है। रिया यह सारी बातें अच्छी तरह समझती थी, मगर अपने छोटे होने का फायदा उठाते हुए रिया बड़ों को ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने जो अगला सवाल किया वह सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए। रिया ने रोहित और हंसराज की ओर देखकर पूछा, दादी माँ तो वह होती हैं जो पापा की माँ हो, और जहाँ तक मुझे पता है हर इंसान की सिर्फ एक ही माँ होती है, फिर मेरे पापा की दो माँ कैसे हो सकती हैं? रिया का सवाल सुनते ही हंसराज जोर से हंसने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस सवाल का वह क्या जवाब देते। खुद रोहित के पास बचपन से लेकर आज तक इस सवाल का जवाब नहीं था। बड़े होने के बाद जब रोहित को कॉम्प्लिकेटेड संबंधों के बारे में कुछ जानकारी हासिल होने लगी, तब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा ने उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था। मगर जब भी रोहित अपनी माँ को मिस करता और अपनी माँ से नजदीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आप से अलग कर देती, यह कहकर कि उसे बच्चों से नफरत है। माँ और बाप दोनों से बिछड़कर रोहित ने अपना पूरा बचपन अपनी दादी माँ के साथ गुजारा था। मगर आज रिया ने जब यह सवाल बड़ों से पूछा, तब रोहित मन ही मन यह सोचने लगा कि सालों पहले रोहित ने भी अपने बुजुर्गों से यही सवाल पूछा होता तो शायद आज रोहित की जिंदगी कुछ और होती।
वहाँ सिक्योरिटी गेट के बाहर जब अनिका आयशा के साथ एक कोने में पहुंची तो अनिका ने आयशा से कहा, अब आप बताइए मुझे क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं जानती हूँ कि आप ऐसी नहीं हैं, फिर यह सब क्यों कर रही हैं? तभी आयशा ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच जानना चाहती हो कि मैंने यह सब क्यों कुछ किया? अनिका के सवाल पूछते ही आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या तुम सच जानना चाहती हो? अनिका ने बस अपने हाथ बांधकर आयशा का जवाब सुनना सही समझा। जब अनिका कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, आयशा को देखती रही, तब आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि मैं सचमुच बच्चों से बहुत नफरत करती हूँ। रोहित से भी मुझे कोई खास लगाव नहीं है। एक माँ होते हुए भी मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी रोहित मेरे सामने आता है मुझे रोहित के बाप हंसराज की याद आती है, और उन्होंने मेरे साथ जो किया है वह मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। इसलिए मैं अपने आप को हर उस चीज़ से दूर रखना पसंद करती हूँ जो चीज़ हंसराज से जुड़ी हो, चाहे वह मारवा खानदान की प्रॉपर्टी हो या मारवा खानदान से जुड़ा कोई भी इंसान। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी जख्म पहुँचाए थे, जो भी दुख दिए थे, उन सब का बदला मैं पहले ही ले चुकी हूँ उनसे। रोहित के जरिए रोहित के दादाजी से कहलवा कर मैंने अपने पति हंसराज को हमेशा हमेशा के लिए मारवा खानदान की जायदाद से और मारवा खानदान के पुश्तैनी घर से बेदखल करवा दिया। मगर मेरा बदला यहीं पूरा नहीं होता था। रोहित की आंखों में मुझे हंसराज की आंखें नजर आती थीं। रोहित की शक्ल काफी हद तक हंसराज से मिलती जुलती थी। जब भी रोहित मेरे पास आता था तो वो मुझे मिले धोखे की याद दिलाता था। इसलिए मैंने रोहित को भी हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर रखने में ही अपनी बेहतरी समझी। आर्यन और रिया रोहित के बच्चे हैं, इसका मतलब साफ है कि उसकी रगों में भी हंसराज का खून दौड़ता है, और इसीलिए मैं उनसे भी दूर रहना चाहती हूँ। हाँ, मैंने तुमसे दोस्ती की है, तुम काफ़ी अच्छी हो। तुमसे मिलकर मुझे मेरे मन का बोझ हल्का महसूस होता है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर रखना चाहती हूँ, और इसीलिए तुम्हारे बच्चों के लिए मैं जन्मदिन के तोहफे लेकर आई थी। मैं नहीं जानती थी कि जहाँ मैं संबंध बढ़ाने जा रही हूँ वहाँ मुझे अपने अतीत के वो जहरीले दिन याद आ जाएंगे जिन्हें भुलाने के लिए मैंने सालों साल अकेली बिला में अपने दिन बिता रखी है। अनिका जानती थी कि एक आम औरत अपने पति से धोखा मिलने पर यह सारी बातें सोच सकती थी। आयशा की बातें काफ़ी कन्विंसिंग थी, मगर कहीं न कहीं अनिका जानती थी कि आयशा उन औरतों में से नहीं थी जो किसी का बदला किसी और पर उतारे। जरूर अभी भी ऐसी कोई बात थी जो आयशा अपने मन में दबाए हुए थी, मगर इससे पहले कि अनिका आयशा को और कुछ पूछ पाती, आयशा अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। अनिका ने जब पहली बार आयशा के साथ बात की थी तभी अनिका इतना तो जान चुकी थी कि आयशा के दिल में कितनी हमदर्दी है। जो औरत बेजुबान फूलों को लेकर इतनी सेंसिटिव हो सकती थी वह कभी छोटे बच्चों से नफरत नहीं कर सकती थी। अनिका अपनी ही सोच में जब मुड़कर फिर से बिला के अंदर जाने लगी तब उसने देखा कि अनिका के कुछ ही मीटर पीछे रोहित मारवा खड़ा था। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये कह रहे थे कि रोहित ने अनिका और आयशा के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया था। अनिका जानती थी कि एक माँ की ऐसी कड़वी बातों का क्या असर हो सकता था उसके बेटे पर। अनिका अपनी नजरें झुकाकर फिर से बंगले की ओर चलने लगी। तभी अचानक रोहित ने अनिका को रोकते हुए पूछा, मुझसे नफरत करना क्या इतना आसान है? क्या तुम भी एक दिन मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी? रोहित का नाम इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून के लिस्ट में शुमार था। मगर आज रोहित का सवाल सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की नाराजगी पर अपने आप से नफरत करने लगा था। अनिका के पास रोहित को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, न ही अनिका जानती थी कि आखिर क्या कारण था जो आयशा अपने ही खून के खिलाफ थी। जब अनिका अपने कदम बंगले की ओर आगे बढ़ाने लगी तभी अचानक रोहित ने अनिका को रोकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। रोहित की आंखों में अनिका को इस वक्त जुनून नजर आ रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव काफी शांत थे, मगर आंखों में कई सवाल उभरते हुए नजर आ रहे थे।
अनिका जानती थी कि आज रोहित अपने सवाल का जवाब सुने बिना नहीं मानने वाला था। अनिका ने इतने दिनों में इतना जान लिया था कि अनिका अब जिंदगी में किसी और से प्यार नहीं करने वाली थी। उसकी जिंदगी में अगर कोई पुरुष था तो वह सिर्फ और सिर्फ रोहित मारवा था। मगर ऐसा क्यों था, इस सवाल का जवाब तो खुद अनिका अपने आप को नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर से अपनी आवाज इस बार कुछ ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, बताओ मुझे, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? अनिका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनिका के प्यार का इजहार काफी ठंडा था, मगर रोहित के लिए यह किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं था। अनिका ने आज रोहित से अपने प्यार का इजहार किया था। रोहित को यह बात कहने के बाद अचानक ही अनिका के गाल लाल होने लगे थे। अनिका मुड़कर बंगले की ओर जाने लगी। रोहित ने अनिका को रोकते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी ओर घुमाते हुए रोहित ने अनिका के कानों के पास आकर पूछा, तो बताओ, मुझ में ऐसी क्या खूबी है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझ में तो मुझे जन्म देने वाली माँ भी प्यार नहीं करती, फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? धीरे धीरे रोहित की ग्रिप अनिका की कमर पर बढ़ती जा रही थी। रोहित बड़ी सख्ती से अनिका को अपनी ओर खींच रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि रोहित के दिल में जो इमोशंस थे उसके सर पर जुनून बनकर सवार होने लगे थे। अनिका ने अपने दोनों हाथ रोहित के सीने पर रखकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे बच्चों के बाप हो और यह वजह काफी है मेरे लिए कि मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करती रहूं। अनिका की बात में जितनी सच्चाई थी उतनी ही कड़वाहट भी थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह जवाब सुनने के बाद उसे खुशी महसूस होनी चाहिए या दुख। एक तरफ अनिका ने यह कहा था कि वह जिंदगी भर रोहित को प्यार करती रहेगी, मगर दूसरी ओर रोहित को प्यार करने का जो कारण अनिका ने बताया था वह सुनकर रोहित को यह महसूस होने लगा कि अगर उस रात को वो हादसा नहीं हुआ होता और अनिका रोहित के बच्चे की मां ना बनी होती तो क्या रोहित में और ऐसी कोई खूबी नहीं थी जो अनिका उससे प्यार करती। रोहित जानता था कि उसके सवालों का जवाब मिलना बेहद मुश्किल था। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रोहित को अपने आप से अलग किया और कुछ देर तक तेज सांसें लेती हुई रोहित को देखती रही। अनिका ने अपनी कार की ओर जाने के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो रोहित ने फिर से अनिका को रोकते हुए पूछा कि आज रात तुम मेरे साथ यहीं पर रुक सकती हो? अनिका रोहित की बात सुनकर काफी शॉक हो गई। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज रोहित को हो गया था, वह इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात समझाते हुए अनिका से कहा, मेरे दिल में अपनी माँ को लेकर कई सारी बातें हैं जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, मगर आज मैं तुम्हारे साथ वो सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकती हो? अनिका जानते थे कि जो वजह रोहित ने बताई थी वह काफी इमोशनल थी। रोहित के लिए भी यह काफी जरूरी था कि उनके मन में कैद बातों को वह किसी के साथ शेयर करे, वरना कई बार ऐसी बातें नासूर बनकर इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बनाती जाती है। सालों साल बीत जाते हैं और ऐसे गहरे जख्म इंसान को पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। इसलिए अनिका ने भी रोहित की बात मानते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। वहां कार में बैठने के बाद जब आयशा रोहित के बंगले से अपने विला की ओर जाने लगी, तब आयशा के ठीक बगल में बैठी सावित्री ने आयशा की ओर देखकर पूछा, मैडम, आप यह सब क्यों कर रही हैं? आपको देखकर मैं कभी कभी पूरी तरह से टूट जाती हूँ। मैंने आपको रात भर अपने बेटे के लिए तड़पते हुए देखा है। बार बार अपने मोबाइल फ़ोन में रोहित के बचपन के वीडियोज देखती रहती हो। मोबाइल फ़ोन में अपने जो रोहित बाबा की तस्वीर लगा रखी है उसे लिपट कर रात रात भर रोती रहती हैं। अपने बेटे की जुदाई में बहाया हुआ हर एक आंसू मुझे याद है कि आज जब आपका बेटा आपके सामने था तब आपका इस तरह का बर्ताव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर आपके मन में जो भी है वह सब आप अपने बेटे को बताते क्यों नहीं? आयशा किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सावित्री की ओर देखकर कहने लगी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है और मैं नहीं चाहती कि रोहित की हंसती खेलती जिंदगी में किसी भी तरह का बदलाव आए। मैं रोहित से दूर रहना पसंद कर सकती हूँ, मगर उसके साथ रहकर उसे दुखी नहीं देख सकती।
सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि आयशा ऐसी बातों का क्या जवाब दे। सावित्री ने आयशा के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहा, मैडम, वह आपका बेटा है। आपके सुख दुख में आपके साथ रहना उसका फर्ज है। मैं नहीं जानती कि आपके मन में क्या बातें छुपी हुई हैं। आपने इतने सालों से क्या राज अपने मन में दबा कर रखे हैं, यह भी मैं नहीं जानती। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और उसके बिना जी नहीं सकती। आपको आपके अपनी बेटे की जुदाई में पल पल मरते हुए सालों से देख रही हूँ मैं। अब मुझसे देखा नहीं जाता, और फिर आपके ऐसे बर्ताव से आपके बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या यह आपने कभी सोचा है? सावित्री की इस बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, रोहित मेरे बिना जीना सीख लिया है। हाँ, मैं जानती हूँ, बचपन में कुछ साल उसके लिए भी काफी मुश्किल रहे होंगे, मगर यह भी अच्छा हुआ कि बचपन से ही रोहित ने अपनी माँ के बिना रहना सीख लिया। कुछ बातें कम उम्र में सीख ली जाए तो जिंदगी भर उस राह पर चलना काफी आसान हो जाता है। सावित्री आयशा की पहेलियां समझने की कोशिश कर रही थी, मगर वह समझ नहीं पा रही थी। सावित्री ज्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि शायद कुछ बातें ऐसी होंगी जो उनकी समझ के बाहर हैं। मगर आज सावित्री ने यह तय कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह अपनी मालकिन को इस तरह तिल तिल मरती हुई नहीं देख सकती थी। सावित्री ने आयशा की ओर देखकर कहा, मैडम, आप अगर यह बातें किसी को नहीं बता सकती तो कम से कम आज मुझे बता दीजिए कि दरअसल बात क्या है। आप क्यों इस तरह से अपने बेटे की जुदाई में सालों से अकेले पल पल इतना दुख और इतनी यातनाएं बर्दाश्त करती रहीं? बताइए, आखिर आपके साथ क्या हुआ था सालों पहले? आप पर जो बीती थी उसे आप आज तक नहीं भुला पाई। जरूर कोई ऐसी बात थी जो अब आपके सीने में नासूर बनकर एक खतरनाक जहर का काम कर रही है। या नासूर ना तो आपको जीने देगा और ना ही आपको मरने देगा। मुझे बताइए कि सालों पहले आप पर क्या गुजरी थी। सावित्री की इन बातों का काफी गहरा असर हो रहा था आयशा पर, मगर आयशा सावित्री की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। तभी अचानक सावित्री ने आयशा के हाथों से उसका फोन छीन लिया और कहा, अगर आपने मुझे आज सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं आपके फोन से रोहित बाबा की सारी तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दूंगी। आयशा के इस तरह के बिहेवियर के बारे में तो खुद सावित्री भी नहीं जानती थी। सावित्री पिछले कई सालों से आयशा के साथ उनके केयर टेकर बनकर रहती थी। सावित्री लगभग आयशा का साया बनकर उसके साथ रही थी। वो इतना जरूर जानती थी कि आयशा अपने बेटे से बिछड़ने के बाद अंदर से टूट चुकी थी, मगर वह आज तक यह नहीं जान पाई थी कि आखिर आयशा ने अपने बेटे को अपने आप से अलग क्यों किया था। 20 साल पहले जब आयशा को यह पता चला कि उनका पति हंसराज उन्हें धोखा दे रहा है और देविका नाम की एक लड़की के साथ संबंध बना चुका है, तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा नहीं था कि आयशा और हंसराज ने लव मैरिज की थी, मगर शादी के बाद आयशा मारवा ने हंसराज को ही अपना सब कुछ बना लिया था। अचानक ही अपने पति से जब इस तरह का धोखा मिला तो आयशा अंदर से टूट चुकी थी। रोहित के दादाजी ने हंसराज को जायदाद से और अपने घर से बेदखल कर दिया। उस वक्त आयशा रात रात भर अपने बेटे रोहित से लिपट कर रोती रहती थी। रोहित भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। आयशा का स्वभाव पहले से काफी नाजुक और निर्मल था, मगर अचानक ही एक दिन आयशा ने अपना सामान पैक किया और मारवा हाउस छोड़कर दिल्ली के आउटस्कर्ट में एक विला में रहने चली आई। आयशा के साथ साथ सावित्री भी उनके साथ उसी विला में चली आई। सावित्री ने उन दिनों लगातार आयशा से पूछने की कोशिश की थी कि अचानक उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया था और नन्हे से रोहित को मारवा हाउस में छोड़कर यहाँ क्यों चली आई थी। मगर उन दिनों सावित्री महज एक घर की नौकरानी थी। ऊंचे खानदान के लोगों में क्या कुछ होता था वह यह भली भांति जानती थी, और इसलिए उस वक्त सावित्री ने ज्यादा हिम्मत दिखाकर आयशा की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। मगर अब सालों बीत चुके थे। एक नौकरानी से ज्यादा सावित्री अब आयशा की एक सहेली बन चुकी थी। सालों से सावित्री ने आयशा को अपने बेटे की याद में तड़पते हुए देखा था। आज वह जानना चाहती थी कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था
कि अचानक ही रोहित को छोड़कर वह पूरी दुनिया से अलग होकर अकेले जिंदगी बिताने लगी। 5 साल का रोहित 20 साल पहले अचानक ही अपनी माँ से मिलने आयशा की विला पर पहुंच गया था। रोहित बहुत रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। अपनी माँ की जुदाई रोहित बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कई घंटों तक रोता हुआ चिल्लाता चिल्लाता रोहित दरवाजा अपने नन्हे हाथों से जोर जोर से पीटता रहा, मगर आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। रोहित का ना रोना कम हुआ था और ना ही चिकना चिल्लाना। घंटों बीत गए मगर रोहित दरवाजे के पास से बिल्कुल नहीं हिला। धीरे धीरे रोहित के हाथों में सूजन दिखाई देने लगी थी, मगर वह लगातार अपनी माँ की चौखट पर खड़ा दरवाजा पीट पीट कर इंतजार करता रहा था कि कब रोहित की माँ का दिल पसीज आएगा और वह दरवाजा खोलकर नन्हे से रोहित को अपनी गोद में उठाकर गले से लगा लेगी। घंटों बीते गए मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक वहां बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा था जैसे रोहित के आंसू बादलों से बरसने लगे थे। एक जोरदार आंधी के साथ खूब तेज बारिश ने रोहित के चीखने चिल्लाने की आवाज को अपनी आवाज के नीचे दबा दिया था। रोहित वहीं बारिश में खड़ा भीगता रहा, मगर फिर भी आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग 8 से 9 घंटे बीत गए थे। नन्हा सा रोहित भूखा प्यासा बारिश में भीगता हुआ अपनी माँ की चौखट पर दरवाजा पीटता रहा और फिर अचानक ही अपने होश खोकर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने के बाद भी रोहित की आंखें खुली थी। वह उस दरवाजे को खुलता हुआ देखना चाहता था। वह अपनी माँ को बाहें फैलाए अपने पास बुलाना देखना चाहता था। रोहित एक बार अपनी माँ के गले लगकर उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसकी माँ ने एक 5 साल के मासूम बच्चे को अपनी ममता से दूर क्यों कर दिया था। मगर ना तो दरवाजा खुला और ना ही रोहित को वह ममता मिली जिसके लिए एक 5 साल का बच्चा भरी बारिश में तरस रहा था। रोहित के बेहोश होने के बाद उसके आदमी उसे वहां से ले गए। कुछ दिनों बाद रोहित फिर से अपनी माँ को मिलने आया, मगर आयशा ने फिर से रोहित से मिलने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक रोहित अपनी माँ का दिल पसीजने की राह देखता रहा, मगर जब उसे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा हो चुका था कि उसकी जन्म देने वाली माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, तो धीरे धीरे रोहित का उस बिल्ला में आना बिल्कुल बंद हो गया। सालों पहले जो कुछ भी हुआ था वह बात धीरे धीरे पूरे समाज में फैल गई थी और लोग आयशा के नाम से घिन महसूस करने लगे थे। एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी, और जो माँ अपनी कोख से पैदा किए बच्चे के साथ इस तरह का बर्ताव करे, उस माँ को गाली देने के लिए लोगों के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। आयशा अपने बारे में तरह तरह की बातें सुनती रही, मगर उन्होंने कभी ना तो मुड़कर कभी मारवा खानदान की ओर देखा और ना ही अपने बेटे की ओर देखकर अपनी बाहें फैलाई। जो उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था वह सिर्फ आधा सच था। सावित्री ने उस दिन एक माँ का पूरा सच देखा था। जब रोहित अपनी माँ से रोता हुआ मिलने आया था, तब आयशा वहीं दरवाजे के पास खड़ी खुद भी रो रही थी। रोहित जब जब अपने नन्हे से हाथों से दरवाजे को पीटता रहा था, तब तब अंदर खड़ी रोहित की माँ अपने हाथों को दीवार से पीटने लगती। नन्हे से रोहित को अगर छोटी सी खरोच आती तो आयशा अपना सर पीटकर अपना सर लहू से लाल कर देती थी। जितनी देर रोहित बारिश में खड़ा अपनी माँ को पुकारता रहा, उतनी ही देर बंगले के पीछे बरामदे में खड़ी रोहित की माँ भी आंसू बहा रही थी। बारिश की बूंदों में असर नहीं था कि सावित्री एक माँ के आंसू ना देख पाती। जब रोहित तड़प तड़प कर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, उस वक्त ऐसा लगा कि आयशा के सब्र का बांध टूट गया था। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलने के लिए उसने अपने हाथ भी आगे बढ़ा दिए, मगर फिर पता नहीं कौन सी शक्ति ने उस माँ के हाथों को रोक लिया और बिना आवाज के आयशा वहीं दरवाजे के पास खड़ी रोती रही। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और सर से खून, मगर अपने ही हाथों से अपनी दर्द भरी सिसकियां दबाकर आयशा ने रोहित की नज़रों में यह साबित कर दिया कि उसकी माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सावित्री जानती थी कि सच क्या था, मगर आयशा ने सावित्री को अपनी ममता का वास्ता देकर उसे कसम दी थी कि यह बात वह कभी किसी से ना कहे। आज पूरे 20 साल बीत चुके थे।
सावित्री को हमेशा लगता था कि आज नहीं तो कल आयशा की जिंदगी से दुख हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और एक माँ अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगेगी। मगर वह कल का सूरज उगने का नाम ही नहीं ले रहा था और आज सावित्री यह जानना चाहती थी कि आखिर वह क्या कारण था जो एक माँ ने हमेशा हमेशा के लिए एक बेटे के लिए अपने दिल में उठती हुई ममता को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। सालों बाद आयशा मारवा ने रोहित के घर जाने का फैसला लिया। सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि जब अनिका आयशा से मिली थी तब अनिका की बातों से आयशा को यह लगने लगा था कि रोहित अब वह बचपन वाला रोहित नहीं रहा था। 20 साल में बिन माँ के पले बढ़े रोहित के मन में अब माँ के लिए उठ रही ममता की तड़प हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होगी। देश का और दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अब अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझाने के काबिल हो चुका होगा। तीनों बच्चों के लिए टॉफी खुद ही सिलेक्ट करने के बाद अपने मन में उठ रहे अंतर्वर्ध से पीड़ित आयशा मारवा ने किसी तरह हिम्मत की और रोहित के परिवार से मिलने के लिए रोहित के विला में चली आई। रोहित के विला में आने के पीछे आयशा का सिर्फ एक ही मकसद था, वह अपने बेटे और उसके सुखी परिवार को देखना चाहती थी। रोहित को देखना चाहती थी, अपने बेटे से मिलना चाहती थी। वह जानती थी कि रोहित उससे नफरत करने लगा था, मगर एक चीज आयशा आज तक नहीं जानती थी, वह यह थी कि जब रोहित ने सालों बाद आई अपनी माँ को अपने आंगन में देखा तब रोहित की आंखों में ममता की वही प्यास नजर आई जो 5 साल के दरवाजा खटखटा रहे रोहित की आंखों में दिखती थी। रोहित की आंखों ने और उसकी मासूमियत ने आयशा को अंदर से तोड़कर रख दिया था और जब आयशा ने रोहित के घर से निकलने का मन बना लिया तब आयशा के सामने वह शख्स आ गई जिसे भूलने के लिए उसने 20 साल अकेलेपन में गुजारे थे। आयशा नहीं जानती थी कि आज ही के दिन उसका वह काला अतीत फिर से उभरकर उसके सामने आ जाएगा, जिसे भुलाने के लिए आयशा ने अपना वजूद मिटा दिया था। आयशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सावित्री की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम मुझसे यह बात ना ही पूछो तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। सावित्री जान चुकी थी कि अब आयशा मारवा से सच्चाई उगलवाना इतना आसान नहीं था। सावित्री हार मानकर खुद भी अपने आंसू छिपाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। वहां जब रोहित और अनिका फिर से बंगले के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रिया और आर्यन अपने कमरे में जा चुके थे और हंसराज और देविका वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। रोहित के आते ही हंसराज ने रोहित से कहा, देख लिया तुमने उस औरत को? तुम्हें तो पहले से पता लग चुका होगा कि उसके दिल में कितनी नफरत छुपी है, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई माँ अपने बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। जब हंसराज रोहित के साथ यह सारी बातें कर रहा था तब अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित के चेहरे के हाव भाव देख रही थी। रोहित ने बिना कोई रिएक्शन दिखाए हंसराज से पूछा, आप यहाँ कैसे? अनिका को इस बात की राहत हुई कि कम से कम रोहित ने हंसराज की बातों में हामी भरकर अपनी माँ के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की थी। रोहित की बात का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, मैं लौट आया हूँ, मैं आज से तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। रोहित हंसराज की बात सुनकर चौंक गया। रोहित के पिता ने रोहित के चेहरे पर परेशानी पढ़ ली थी, इसलिए मुस्कुराते हुए रोहित को रिलैक्स करते हुए हंसराज ने कहा, अरे डरो मत, मैं तुमसे तुम्हारा कोई अधिकार छीनने नहीं आया हूँ। 20 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ मेरा करार हुआ था। मुझे सिर्फ 20 साल के लिए अपने परिवार को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को छोड़कर जाना था। अब ये साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं लौट आया हूँ। मगर हाँ, यह मत समझना कि लौटने के बाद मैं तुम्हारे किसी भी अधिकार पर अपना हक जमाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि अब मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तुम्हारे कंट्रोल में है, वह तुम्हारी कंट्रोल में ही रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने फॉरेन में अपना बिजनेस शुरू किया था और अब मेरे पास भी अपनी और अपनी जीवन साथी की देखरेख करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। मुझे ना तो तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है और ना ही पावर की। मैं तो बस अपने परिवार के साथ वापस एक होने के लिए लौटा हूँ। हंसराज की बात पूरी होते ही देविका ने नौकरों के हाथ में गिफ्ट थमाते हुए कहा, बच्चे अभी हमें जानते नहीं हैं तो वह हमसे तोहफे लेने में काफ़ी हिचकिचा रहे हैं। बाद में तुम बच्चों को हमारी तरफ से तोहफे दे देना।
यह कहते हुए देविका और हंसराज दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। हंसराज ने रोहित से कहा, चलो अब मैं माँ से मिलने बड़े घर जाता हूँ, आज रात वहीं रुकूंगा, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। यह कहते हुए हंसराज और देविका रोहित के बंगले से चले गए। उन दोनों के जाते ही रोहित ने एक लंबी राहत की सांस ली। अनिका को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई और खुशी भी कि चाहे रोहित अपनी माँ से नफरत करता था, मगर जिस बाप ने उनकी माँ को इतने दुख पहुंचाए थे, रोहित उसके साथ नहीं खड़ा था। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी, तब रोहित के मोबाइल पर चिराग मेहता का कॉल आने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल कनेक्ट किया, चिराग की बात रोहित के कानों पर पड़ी। बॉस, आपका काम हो गया है। यह बात सुनते ही रोहित ने चिराग से पूछा, तो क्या तुम्हें पता चला कि कार में बैठने के बाद उन्होंने क्या बात की? जैसे ही रोहित की चिराग के साथ फोन पर बात होने लगी, तब रोहित धीरे धीरे अनिका से दूर चला गया। अनिका को लगा कि शायद रोहित चिराग के साथ कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस की बात कर रहा होगा, इसलिए अनिका ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर बच्चों के कमरे की ओर चली गई। वहां ग्राउंड फ्लोर की बालकनी में बाहर खड़े होकर रोहित ने एक बार यहाँ वहां देखकर चेक कर लिया कि कहीं कोई उसकी बात तो सुन नहीं रहा था। उसके बाद उसने चिराग से पूछा, बताओ क्या बातें कर रहे थे वह लोग कार में बैठने के बाद? चिराग अटकती हुई आवाज में रोहित से कहने लगा, बॉस, मैं पूरी तरह तो सुन नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहते थे, मगर हाँ, इतना तो जरूर जान पाया हूँ कि जरूर कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई राज है जो आपको बता नहीं पा रही हैं। मैंने फ़ोन पर यह भी सुना कि बचपन के आपके वीडियोज आज भी उनके मोबाइल में स्टोर्ड हैं और वह आए दिन आपकी तस्वीर भी सीने से लगाकर रोती रहती हैं। सावित्री ने उन्हें कई बार पूछने की कोशिश की कि आखिर वह क्या राज था वो जो छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने ठीक से उनकी बात का जवाब नहीं दिया। बस मैं इतना पता लगा पाया हूँ कि जब उन्हें पता चला कि तीनों बच्चों का जन्मदिन है, तो वह खुशी खुशी तीनों बच्चों को गिफ्ट देने घर चली आई थी। इनफैक्ट रिया और आर्यन के गिफ्ट की तैयारी उन्होंने कई दिनों पहले से कर रखी थी और जब अलेक्जेंडर के बारे में उन्हें कल पता चला तो रात भर जागकर उन्होंने अलेक्जेंडर के लिए भी गिफ्ट की तैयारी की। मेरे ख्याल से आज वह आपका मन बनाकर आई थी कि आपसे अपने दिल की सारी बातें कर लेंगे, मगर जब घर पर अचानक उन्होंने आपके पापा को देखा तो उन्होंने अपनी बात घुमा दी। मगर कार में बैठने के बाद उनके बीच में जो भी बातें हुई हैं, उनसे इस बात का पता नहीं लगा पाया हूँ कि आखिर वह क्या राज है जिसकी वजह से वह आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद रोहित ने चिराग का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल रोहित यह बात कई सालों से जानता था कि जरूर कोई ऐसा राज आयशा अपने दिल में छुपाए हुए थी जिसकी वजह से एक माँ ने अपने बेटे के साथ दूरियां बनाकर रखी थी। रोहित ने बचपन में एक बार खुद ही अपनी आंखों से देखा था कि घर का एक नौकर चुपके से अपने फोन में उसकी वीडियोज रिकॉर्ड करता था। पहले तो रोहित को लगा कि शायद वह नौकर मारवा खानदान के किसी दुश्मन के कहने पर यह सब कुछ कर रहा था, मगर उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। एक दिन जब नौकर अपना फोन टेबल पर रखकर अपने काम में व्यस्त था, तब नन्हे से रोहित ने चुपके से वो फोन अनलॉक करके यह पता लगा लिया था कि वह नौकर यह सारे वीडियोज आयशा को भेजा करता था। इसके बाद रोहित ने जानबूझकर कई ऐसे पल नौकर के फोन में रिकॉर्ड करवाए जिससे एक माँ का दिल पिघल सकता था। रोहित ने सोचा था कि आज नहीं तो कल अपनी माँ को मिस कर रहे रोहित के वीडियोज देखकर आयशा का दिल पिघल जाएगा और वह अपने बेटे को फिर से अपने पहले की तरह प्यार करने लगेगी। मगर वक्त बीतता गया, आयशा का बर्ताव रोहित की ओर कभी नहीं बदला। रोहित बीच बीच में शहर के बाहर बने आयशा के विला में जाकर उन्हें मिलने की कोशिश भी किया करता था, मगर आयशा ने कभी रोहित को फिर से अपना बेटा बनाकर गले से नहीं लगाया। मगर रोहित भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगता रहा कि आज नहीं तो कल उसकी माँ अपने बेटे के लिए दिल में छुपी फीलिंग को जरूर उसके साथ शेयर करेगी। मगर सालों साल बीत गए, मगर वह दिन कभी नहीं आया जिस दिन का रोहित को बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे रोहित ने इस बात का इन्वेस्टिगेशन करना भी बंद कर दिया था कि आखिर आयशा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी।
मन ही मन उम्र के 20 साल तक पहुंचने के बाद रोहित ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वह यह जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि आखिर उसकी मां ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अब अगर असलियत सामने आ भी जाती तब भी रोहित का बचपन जो बिना मां के प्यार के गुजरा था वह कभी वापस नहीं आने वाला था। रोहित के मन में अपनी मां के लिए अब नफरत बढ़ने लगी थी। चाहे कारण जो भी हो, एक मां ने अपने बच्चे को उस ममता से हमेशा के लिए वंचित कर दिया था जिसका वह हकदार था। जब भी आयशा और रोहित एक दूसरे से मिलते, हमेशा रोहित को लगा करता था कि आयशा की आंखें रोहित को कुछ बताना चाहती थी। इसलिए हमेशा रोहित खामोश खड़ा आयशा की आंखों में आंखें डालकर देखता रहता। मगर आयशा ने कभी अपने दिल में चल रही बातों को रोहित के साथ शेयर नहीं किया था, और इस बात का दुख रोहित को आज भी था। आज भी जब भी आयशा रोहित के सामने आती, रोहित की नजरें आयशा की ममता को ढूंढती रहती। मगर आज बंगले पर जो कुछ भी हुआ था, रोहित को ऐसा लगने लगा था कि आयशा ने इंसेंसिटिव होने की सारी हदें पार कर दी थी। इसलिए आज फिर से रोहित ने चिराग को कहकर अपने आदमियों की मदद से आयशा की कार में वह चिप लगा दी थी, जिससे चिराग कार के अंदर चल रही बातों को सुन पाता। मगर आज भी रोहित के नसीब में सिर्फ इतना ही जानना लिखा था कि उसकी मां अपने दिल में कुछ ऐसे राज दबाए बैठी थी जो वह कभी उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। अनिका ऊपर बच्चों के कमरे में जब पहुंची तब उसने देखा कि बच्चे कमरे में मौजूद नहीं थे। तभी डायरेक्ट गार्डन से बच्चों की बात करने की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ने लगी। अनिका धीरे से टेरेस गार्डन की ओर गई। अनिका ने देखा कि तीनों बच्चे टेरेस गार्डन पर बने झूलों पर बैठकर आसमान में देखकर तारे गिनने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन और प्रिंसेस लतिका काफी ध्यान से तारे गिनने की कोशिश कर रहे थे, मगर रिया अपने दोनों हाथ बांधकर सिर्फ आसमान में देखी जा रही थी। तभी अचानक आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? आर्यन की बात सुनते ही रिया ने भी जवाब देते हुए कहा, क्या मेरे चेहरे पर उदासी इतनी साफ नजर आती है? प्रिंसेस लतिका ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम तो हमेशा हंसती खेलती रहती हो, फिर आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? अगर ऐसा है तो मुझसे कहो, मैं मेरी सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे ऐसा सबक सिखा दूंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। रिया ने प्रिंसेस लतिका को शांत करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं जिसकी वजह से उदास हूँ वह मेरी दादी माँ है। रिया के मुंह से दादी माँ का नाम सुनते ही आर्यन और प्रिंसेस लतिका दोनों शांत हो गए। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रिंसेस लतिका से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मेरी दादी माँ का बर्ताव इतना कैसे बदल गया। जब वह आई थी तब बड़े ही प्यार से मेरे साथ बातें कर रही थी, मुझे गिफ्ट भी दी, मगर फिर अचानक मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वह मुझसे इतनी नाराज हो गई। रिया के चेहरे पर उदासी देखकर आर्यन रिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि दादी माँ ने ऐसा क्यों किया, मगर तुम तो जानती हो ना, यह बड़े लोगों की बातें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हमारी समझ के बाहर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त इस बात को लेकर अपना मूड खराब करना चाहिए। आज नहीं तो कल दादी माँ फिर से तुमसे पहले जितना प्यार करने लगेंगे। तीनों बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देखकर अनिका वहाँ से चली गई। आज अनिका बच्चों को जल्दी सो जाने की नसीहत देने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि प्रिंसेस लतिका इतनी दूर से अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने आई थी और वह बच्चों को आज एंजॉय करने देना चाहती थी। अनिका सेकेंड फ्लोर पर बने प्राइवेट बेडरूम की ओर जाने लगी। अनिका ने देखा कि रोहित अब तक बेडरूम में नहीं पहुंचा था। तभी अचानक अनिका की नज़र बेडरूम के बालकनी पर पड़ी। ट्रांसपेरेंट पर्दों के बीच से अनिका को किसी आदमी की परछाई नजर आने लगी थी। अनिका धीमे कदमों से बालकनी की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका ने देखा कि उस परछाई के आसपास काफी धुआं नजर आ रहा था। फिर अनिका ने देखा कि जो आदमी पर्दे के उस तरफ खड़ा था उसके हाथ में सिगार थी। अनिका धीरे से उस परछाई की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका ने पर्दा हटाकर देखा तब अनिका को यह महसूस हुआ कि पर्दे के उस तरफ जो आदमी खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि रोहित था। रोहित को आज से पहले अनिका ने कभी स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था।
आज अचानक उसके हाथ में सिगार देखकर अनिका चौंक गई। रोहित सिगार का कस लगाते हुए आसमान की ओर देख रहा था। जब अनिका धीमे कदमों से उसकी ओर आगे बढ़ने लगी तो अनिका ने अचानक नोटिस किया कि उसकी एक आंख से आंसू बह रहे थे। आसमान की ओर देखकर रोहित कुछ सोच रहा था। अनिका जान चुकी थी कि अपनी मां को मिस करता हुआ बेटा आज रोहित मारवा बिजनेस टाइकून के ऊपर हावी हो गया था। अगर और कोई सिचुएशन में रोहित को इस तरह से अनिका ने स्मोकिंग करते हुए देखा होता तो शायद अनिका उसके हाथ से सिगार लेकर फेंक देती। मगर अनिका जानती थी कि रोहित किस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहा था। अनिका ठीक रोहित के बगल में जाकर खड़ी हो गई। अनिका के पास आते ही रोहित ने सिगार बुझा दी और अपने अंगूठे से अपने आंखों के नीचे जमी आंसू को पोंछते हुए उसने अनिका से कहा, वैसे मैं यह कभी पीता नहीं हूँ, आज पता नहीं क्यों। रोहित इसके आगे अनिका को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, मगर अनिका वह बात जानती थी जो रोहित अपनी जुबान से कह नहीं पा रहा था। अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जैसे ही अनिका मुड़कर बेडरूम की ओर जाने लगी, अचानक ही रोहित ने पीछे से अनिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनिका की आंखों में आंखें डालकर रोहित ने कहा, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर मेरा कोई अपना है तो वह सिर्फ तुम हो। अनिका ने इस बार रोहित को अपने आप से दूर करने की कोशिश नहीं की। अनिका जानती थी कि जिस मेंटल सिचुएशन में रोहित था उसे इस वक्त किसी की इमोशनल सहारे की जरूरत थी। उसने रोहित के सीने पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हारे पास रिया है, आर्यन है, एलेक्जेंडर है और फिर तुम्हारा सेक्रेटरी चिराग मेहता। जैसे ही अनिका के मुंह से यह बात निकली, रोहित ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। रोहित को लगा कि अनिका के अंदर बिल्कुल कोई रोमांटिक तार नहीं था। अनिका चाहे दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर थी, मगर प्यार के मामले में अनिका काफी नादान थी। इससे पहले कि अनिका और कोई बात कर पाती, रोहित ने अनिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर तक बस अनिका को अपनी बाहों में जकड़े उसके होठों को चूमता रहा। अनिका रोहित के होठों से सिगार की महक फील कर रही थी। अनिका ने इससे पहले कभी सिगार की महक को महसूस नहीं किया था और वह इस वक्त इस महक से काफी अनकंफर्टेबल थी। मगर अनिका जानती थी कि रोहित इस वक्त काफी इमोशनल हो चुका था और रोहित की होने वाली पत्नी होने के नाते ऐसे नाजुक वक्त पर रोहित के साथ खड़ा होना अनिका को अपना फर्ज लग रहा था। यह पहली बार था जब अनिका ने रोहित को प्यार करने से रोका नहीं था। धीरे धीरे रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी। रोहित के दिल की धड़कन अनिका खुद महसूस करने लगी थी। तभी अचानक रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे ख्याल से आज हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए।